नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विजेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी थंबनेल से भी देखे होंगे, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो न केवल राजस्थान के एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल जो एग्ज़ाम है उनके अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि आर्थिक समीक्षा से, जैसे कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा होती है, वहाँ पर राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से भारत की आर्थिक समीक्षा से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलने की संभावना होती है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए। लेकिन भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही मैं जो है निकाल कर कलेक्शन करके और आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक चीज़ का यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह जो क्लास है ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से है, और आपको निश्चिंत रहना है कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन अगर आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2000 जो आपके 21-22 है उससे बाहर नहीं आएगा। जिस प्रकार से अपन ने पहले भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एसआई के एग्ज़ाम या फिर पटवार के एग्ज़ाम से पहले भी की थी, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मिले थे एग्ज़ाम में। आज यानी कि कहने का मतलब कि 22 तारीख को इकोनॉमिक रिव्यू आने वाला है राजस्थान का, 23 फरवरी को बजट आ जाएगा राजस्थान का। तो राजस्थान के जो स्पेशल वीडियो होंगे उनके ऊपर भी अपन अगले 4-5 दिन के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया का जो बजट है और जो आर्थिक समीक्षा है यह आ चुके थे। आर्थिक समीक्षा एक दिन पहले आता है और 31 जनवरी के दिन जो है वह आपका आर्थिक समीक्षा आई थी भारत की, और उसके बाद में 1 फरवरी के दिन जो है वह आपका क्या आ गया, बजट आया था। तो पहले अपन जो चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर वह केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया जो 31 जनवरी को केंद्रीय आर्थिक समीक्षा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में अपन बात करेंगे केंद्रीय बजट के ऊपर अगली क्लास के अंदर। देखिए यहाँ पर छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जिसके बाद में आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए 2 चीज़ें आती है। एक तो आती है, वैसे मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में भी, एक होता है आर्थिक समीक्षा जिसको आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू भी कहा जाता है, और एक होता है बजट। 2 चीज़ें आती है। दोनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस होता है पहले भी अपन ने चर्चा की थी। आर्थिक समीक्षा जो होती है यह वित्त वर्ष, पहली चीज़ आपको एक चीज़ वित्त वर्ष समझ में आना चाहिए कि वित्त वर्ष क्या होता है। वित्त वर्ष का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा जो ईयर है या फिर एक ऐसा वर्ष जो है वो फिक्स कर दिया जाता है जिसके अंतर्गत सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां होती है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है यह वर्तमान समय में वित्त वर्ष चल रहा है। ध्यान रखना है, भारत का जो बजट है वह 1 फरवरी को आता है, लेकिन भारत का जो वित्त वर्ष है वह 1 अप्रैल को शुरू होता है और जो कि 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है एक नया वित्त वर्ष जो कि 31 मार्च 2022 तक चलता है। तो अभी यही वाला वित्त वर्ष चल रहा है। 31 मार्च 2022 को खत्म होकर 1 अप्रैल 2022 को नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, और 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये नया वित्त वर्ष होगा। और इस वित्त वर्ष के लिए जो है वह सरकार के द्वारा अभी 1 फरवरी के दिन क्या लाया गया है, बजट लाया गया है। कहने का मतलब क्या हो गया कि बजट जो है यह आने वाले वित्त वर्ष के लिए लाया जाता है, जबकि इस वित्त वर्ष के जस्ट पीछे वाला वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 जो कि अभी तक चल ही रहा है, पिछले वाले वित्त वर्ष के लिए जो है वह आर्थिक समीक्षा लाई जाती है कि पिछले साल में हमने क्या क्या किया और आने वाले साल में क्या क्या करेंगे। तो 31 जनवरी के दिन आर्थिक समीक्षा आई थी जो कि पिछले वाले वर्ष का पूरा इसमें डाटा है जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि बजट के अंदर घोषणाएं होती है और यह जो है आने वाले वित्त वर्ष के लिए रहती है। तो आर्थिक समीक्षा जो है यह पिछले वित्त वर्ष के लिए होती है, जबकि बजट जो है यह आने वाले
वित्त वर्ष के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब अपन आगे चलते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर आर्थिक समीक्षा ही रहने वाली है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, चूंकि अभी मार्च आया नहीं है तो ये जो आंकड़े हैं यानी कि फरवरी और मार्च के जो आंकड़े हैं ये अगली वाली आर्थिक समीक्षा में आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें अंदर जो डाटा है वह 31 जनवरी 2022 तक का ही आपका क्या है इसमें डाटा रहेगा। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा की जब बात की जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आर्थिक समीक्षा पेश कौन करता है? तो आर्थिक समीक्षा को जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा पेश किया जाता है। बजट से एक दिन पहले ये पेश किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी के दिन बजट पेश किया जाता है, तो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी के दिन जो है वह आपके आर्थिक समीक्षा पेश होती है। आर्थिक समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो है उनके द्वारा यह आर्थिक समीक्षा जो है वो पेश की गई है केंद्र सरकार की। मुख्य रूप से क्या होता है कि बजट जो होता है इससे एक दिन पहले ही आपके आर्थिक समीक्षा को जारी किया जाता है। लेकिन यह पहली बार कब से शुरू होता है तो उसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि 1950-51 से यह प्रथा चालू होती है कि बजट और इकोनॉमिक रिव्यू यानी आर्थिक समीक्षा जारी किए जाएंगे। और 1950-51 वाला जो वित्त वर्ष था, यहाँ से बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों एक साथ आने लग गए और यह कारवा चलते चलते 1964 तक चलता है। और 1964 के बाद में आर्थिक समीक्षा को बजट से एक दिन पहले जो है वह लाया जाता है। तो यह इसके थोड़ी सी इतिहास के बारे में जानकारी थी। बजट क्या होता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा पेश की जाती है, कब से बजट और आर्थिक समीक्षा पेश हो रहे हैं और कब से दोनों अलग अलग यानी कि एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा पेश हो रही है। तो यहां तक पेश की बात हो गई। अगला आता है तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसको जो तैयार करने का काम है वह किया जाता है वित्त मंत्रालय जो होता है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, उस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर ही एक विभाग होता है जो कि आर्थिक मामला के विभाग होता है, उसके द्वारा ये इसको तैयार किया जाता है। और उसका जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वह CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहलाता है। और इसके द्वारा ही यह पूरी तरह से प्रक्रिया निभाई जाती है और आर्थिक समीक्षा को तैयार किया जाता है। क्योंकि इस बार जो 2021-22 की आर्थिक समीक्षा थी, इसके अंदर के सुब्रमण्यम यह भारत के जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे, लेकिन दिसंबर 2021 के अंदर इनका कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद में यह पद जो था खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है इसको तैयार करने में दो लोगों की मुख्य रूप से भूमिका रहती है। उन दोनों लोगों की अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें जो पोस्ट आती है वह पोस्ट यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद खाली था इस वाली आर्थिक समीक्षा में। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो PEA है, इनके द्वारा इस बार आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया था और पूरा का पूरा जो है वो कार्य किया गया था। तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, इनकी अगर अपन बात करें तो आर्थिक समीक्षा जब प्रारंभ हुई थी यानी कि जब इसको बनाना शुरू किया गया था, तो प्रारंभ में तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन थे, लेकिन इनका कार्यकाल जो था यह आर्थिक समीक्षा आने से पहले पहले लगभग जनवरी के अंदर ही इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और उसके बाद में संजीव सान्याल जो है, इनके द्वारा, चूंकि ये वर्तमान में आपके प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उस पोस्ट के ऊपर वर्तमान में संजीव सान्याल ही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके लिए पूछा जा सकता है। और अंतिम रूप से जो योगदान था वह इस व्यक्ति का था, यानी कि तैयार कौन करता है आर्थिक समीक्षा को, तो वह करता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलात विभाग के मुखिया, जिनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं। इनकी पोस्ट खाली थी, उनसे पहले के सुब्रमण्यम हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2021 में खत्म हो गया। अगर यह अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर PEA प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है आर्थिक समीक्षा। क्योंकि जो आपके अनंत नागेश्वरन थे, यह शुरुआत के अंदर इसके अंदर अपना सहयोग देते हैं और बाद में जो है वह संजीव सान्याल जो वर्तमान में इस पोस्ट पर है, उनके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से योगदान दिया गया था। तो यह बात हो गई तैयार करने की। अब आती है आर्थिक समीक्षा। देखिए, आर्थिक समीक्षा जो है यह मुख्य रूप से दो खंडों के अंदर बनाई जाती है, खंड फर्स्ट और खंड सेकेंड। पहले ये, चूंकि ये जो प्रक्रिया है ये अभी से ही शुरू हुई है, पहले ये प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। इसमें क्या किया जाता है कि जो पहला खंड है आर्थिक समीक्षा का, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा का, उसके अंदर आने वाला जो वित्त वर्ष है उसके अंदर क्या क्या आर्थिक चुनौतियां होगी, यानी कि
आर्थिक समीक्षा के खंड 1 में आने वाले वित्त वर्ष के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है ये आने वाले वित्त वर्ष के लिए है कि क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है, उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा की जाती है खंड 1 में। जबकि खंड 2 जो होता है इसके अंदर बीते हुए वर्षों का विश्लेषण होता है, यानी कि जो पीछे का वित्त वर्ष है, यानी कि जो अभी अभी लेटेस्ट गया है उसके बारे में चर्चा होती है खंड 2 के अंदर। तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, क्योंकि आने वाले वर्ष के अंदर भारत की क्या जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, भारत जो है वह उसकी कृषि क्षेत्र के अंदर, सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में क्या वृद्धि दर रहने वाली है, वह सारी की सारी चर्चा खंड 1 में होती है। लेकिन खंड 2 के अंदर यह बताया जाता है कि हमने पिछले वर्ष के अंदर क्या क्या किया था, भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां जो है वह आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त की है, वह चीजें खंड 2 के अंदर आती है। तो मुख्य रूप से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बजट जो है उसका इससे संबंध नहीं है, बजट बेसिकली घोषणाओं का होता है। बजट की घोषणा होने के बाद में जो जो वहां पर परियोजनाएं लागू होती है, कार्यक्रम चलते हैं, उनके बाद में वापस जो है वह इस खंड 2 के ऊपर चर्चा की जाती है। क्योंकि वैसे ही है, एक तरह से ड्रीम भी होता है सरकार का कि आने वाले जो वर्ष होता है उसके अंदर क्या क्या चुनौतियां होगी और उनसे हम कैसे कैसे लड़ेंगे। तो वैसे दोनों ही खंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो आर्थिक समीक्षा थी उसके अंदर जो इस बार का इसकी थीम थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना है। इस बार जो थीम थी आर्थिक समीक्षा 2021-22 की केंद्रीय आर्थिक समीक्षा की जो थीम थी वह इस बार क्या थी, त्वरित दृष्टिकोण, यह थीम थी। इस थीम के साथ में इस बार जो है वह आर्थिक समीक्षा 2021-22 को जारी किया गया था। तो यह जो यहां तक चर्चा थी यह पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में थी। लेकिन अब आते हैं आर्थिक समीक्षा के मुख्य रूप से वह बिंदुओं के ऊपर जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। पिछली बार भी अपन ने जब राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की थी तब भी मैंने आपको ज्यादा घुमाया फिराया नहीं था, सीधा टू द पॉइंट करवाया था। और एसआई के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से मिले थे, आरएस के एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे उस आर्थिक समीक्षा में से मिले थे। और उसी प्रकार से मैं केंद्रीय आर्थिक समीक्षा भी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट करवा रहा हूं। ज्यादा अपने को डिटेल में जाना नहीं है, अपने को सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो अपने को एग्जाम में मिलती हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर्थिक पहलू के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक वृद्धि दर की, यानी कि भारत सरकार, यानी कि कहने का मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आपका भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह क्या क्या रहने वाली है उसकी चर्चा की गई है। यहां पर 2021-22 पिछला वाला वर्ष, चूंकि यहां पर लिखा हुआ है 2021-22 में, 2022-23 में और 2020-21 में, यानी कि 2020-21 पिछला वाला वर्ष जो था उसके लिए आपके केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय है उसने तय किया है कि आर्थिक वृद्धि दर जो है वह -7.3% रही थी। इस समय कोरोना काल था, इस वजह से भी माइनस में जाने का मुख्य रूप से ये कारण देखा जा सकता है। 2020-21 में कोरोना अपने पीक पर था। ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी आपकी इंपॉर्टेंट यह वाली है। जो मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं वह आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 2021-22 चूंकि यह वित्त वर्ष चल रहा है, या यूं भी कह सकते हैं यह आर्थिक समीक्षा 2021-22 की ही कहलाएगी। तो इस वजह से 2021-22 के अंदर क्या वृद्धि दर रह सकती है सरकार के द्वारा जो बताई गई है वह आपको याद होनी चाहिए, और वह प्लस में 9.2%, 9.2% जो है वह आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 के वित्त वर्ष में, जो चालू वित्त वर्ष है उसमें रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष के अंदर माइनस में थी कोरोना की वजह से, -7.3, और नेक्स्ट वाला यानी कि 2022-23 जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके अंदर 8 से 8.5% के मध्य जो है आर्थिक वृद्धि दर रह सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये दोनों के दोनों आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार आने वाले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रह सकती है, तो 8 से 8.5, और वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी रह सकती है, तो वह आपकी 9.2%। आगे देखिए, आगे आते हैं जो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर कुछ बिंदुओं को मुख्य रूप से जोर दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर मुख्य रूप से सरकार का जो है वह जोर रहने वाला है। जिसमें एक, जैसे आपूर्ति पक्ष के अंदर सुधार किया जाएगा कि जो आपूर्ति है वह सुचारू रूप से हो जाए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों के पास में पैसों की कमी आ गई थी। इसकी वजह से जो उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल ठप हो गए थे। तो वहां तक जो है उनके लिए आपूर्ति, पैसों की आपूर्ति करवाना मुख्य रूप से, उसके अंदर अगर अपन सुधार कर देंगे आपूर्ति के अंदर, तो वापस जो उद्योग धंधे पूरी तरह से डाउन में चले गए थे वो वापस खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज, पूंजीगत व्यय करेंगे। पूंजीगत व्यय का मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों के अंदर पैसे लगाए जाएंगे जो कि लॉन्ग टाइम तक सरकार को बेनिफिट में रखे, तो वह होता है पूंजीगत व्यय।
और तीसरा आता है निर्यात जो है उसकी विकास में प्रमुख भूमिका जो है वह रखनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से निर्यात कोरोना की वजह से लगभग सभी देशों से निर्यात जो था वह कम हो गया था और भारत मुख्य रूप से अपने कृषि क्षेत्र या फिर समुद्री जो क्षेत्र है उससे जो आता है उद्योग धंधे वाले या फिर कच्चा तेल हुआ, इनका जो है वह क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो उस वजह से निर्यात के ऊपर मुख्य रूप से सरकार का जोर रहेगा। ये 3 बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहां पर जो बात थी यह आर्थिक वृद्धि दर कहने का मतलब आर्थिक समीक्षा से है, याद रखना है। आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे। यह आर्थिक समीक्षा जो सरकार ने जारी की है उसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, जबकि यहां पर जो आपको यह आर्थिक वृद्धि दर दिखाई दे रही है यह विभिन्न संस्थान जो है उन संस्थानों के द्वारा जारी की गई जो है वृद्धि दर है, जिसमें देखिए सबसे पहले आता है WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विश्व बैंक के द्वारा भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 2022-23 आने वाले वित्त वर्ष की ही बात करेंगे। आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विश्व बैंक के अनुसार कितनी रह सकती है, तो वह प्लस के अंदर है 7.8%, प्लस के अंदर है, ध्यान रखना है, प्लस के अंदर 8.7%। उसके बाद में आता है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला के अंदर है, ठीक है ना, एशियाई विकास बैंक भी इसको कहा जाता है। इसके द्वारा 7.5% जो है वह भारत की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है 2022-23 आने वाले वित्त वर्ष के लिए। इसी प्रकार से IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है यह मुख्य रूप से देखिए 2022-23 आने वाला वित्त वर्ष और 2023-24 उससे भी आगे वाला वित्त वर्ष दोनों के लिए इसने बताई है और दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9% तो बताई गई है 2022-23 के लिए और 7.1% बताई गई है 2023-24 के लिए। तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो देखिए 2022-23 के लिए 8 से 8.5 केंद्र सरकार ने खुद ने माना है और 8.7 विश्व बैंक बता रही है जो लगभग उसके आसपास ही है, लेकिन IMF के द्वारा उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है लगभग 9% के आसपास। तो ये सारी की सारी आर्थिक वृद्धि दर जो है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी की अलग अलग से याद कर लेना, भारत की तीनों याद रहनी चाहिए, उसके अलावा अलग अलग जो संस्थानों के द्वारा बताई गई है वह भी आपको पता होना चाहिए। अगली देखिए अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 2021-22 के अंदर विभिन्न जो क्षेत्र है मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा जाता है और उनके अंदर सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र आता है जिसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र या फिर जिसको द्वितीय क्षेत्र भी बोलते हैं, और तीसरा आता है आपका तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। मुख्य रूप से इनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है इन क्षेत्रों के अंदर, इसीलिए उसको क्षेत्र को वही नाम दे देते हैं। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो, ना केवल राजस्थान का बल्कि आपके कोई सा भी सेंटर लेवल का एग्जाम भी हो तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाल ही में जारी की गई केंद्रीय जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार कृषि क्षेत्र के अंदर 2021-22 के लिए क्या वृद्धि दर बताई गई है, 2021-22 के लिए क्या वृद्धि दर बताई गई है, तो 3.9% की वृद्धि दर जो है धनात्मक के अंदर यह बताई गई है। किसके लिए, आपके कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र के लिए पिछला वर्ष का मतलब है 2020-21, याद रखना है यह 2020-21 की है सारी की सारी डिटेल, और ये जितनी की जितनी है ये 2021-22 के लिए है। तो 2021-22 यानी कि जो ये वित्त वर्ष चल रहा है इसमें कृषि धनात्मक में रहेगा 3.9%, और पिछला वाला जो वर्ष था 2020-21 में जो कोरोना काल था, कोरोना के अंदर केवल तीनों क्षेत्रों में से एकमात्र प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र ऐसा था जो धनात्मक में था, बाकी सारे के सारे चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर आपका सेवा क्षेत्र हो वह ऋणात्मक में था, जिसका मुख्य रीजन कि उद्योग धंधे बंद थे इसलिए यह ऋणात्मक में चला गया। और जब उद्योग धंधे बंद थे तो किसी प्रकार का कोई सेवाओं का जो है वह मार्केट भी बंद था, यानी कि सेवाएं भी बंद थी, तो इस वजह से सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में भी ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। तो मुख्य रूप से केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है जो कि धनात्मक था कोरोना काल में 2020-21 में, और वह था कृषि क्षेत्र जिसमें 3.6% की वृद्धि दर देखी गई। इस वाले वित्त वर्ष के अंदर आपको पूछी जा सकती है, 3.9% इस बार रहने की अनुमान है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र यह कोरोना काल के अंदर तो -7% तक जो है वह ऋणात्मक वृद्धि दर पर था, लेकिन
इस वाले वित्त वर्ष के अंदर 11.8% जो है, क्योंकि एकदम से उद्योग धंधे खुले हैं, सरकार के द्वारा भी ऐसी नीतियां लाई गई है और ऐसे योजनाएं चलाई गई है जिसमें लोगों तक पैसों की पहुंच बढ़ाई गई थी, जिसमें आसानी से लोन भी दिए गए थे उनको, ताकि उनके पास में कैसे कैसे पैसे पहुंच जाए और वह वापस उद्योग धंधों को जो पिछली स्थिति थी उससे मतलब कि उसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दे। इस वजह से अचानक से लोगों के द्वारा जो है वह औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर जोर दिया गया, तो 11.8% के जो है आपके इसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर का अनुमान है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जो है बड़ा उछाल देखा गया है। 2020-21 में ऋणात्मक थी कोरोना की वजह से। तीसरा आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर भी 8.2% इस वाले वित्त वर्ष का अनुमान है, जबकि पिछला वाले के अंदर भी कोरोना की वजह से यह भी ऋणात्मक वृद्धि दर में रहा था, -8.4%। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 2021-22 का जो वित्त वर्ष है उसके अंदर कुल खपत जो है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई। कुल खपत का मतलब है कि भारत के अंदर जो सुख सुविधा थी या फिर यूं कह सकते हैं जो पूंजी थी उसके अंदर कितनी, उस पूंजी के अंदर कितनी खपत की वृद्धि हुई 2021-22 में, तो वह 7% की बड़ी है वृद्धि, जिसका मुख्य रूप से रीजन भी यह था, लोग घरों में बैठे थे, किसी प्रकार का कोई काम धंधा यानी उद्योग धंधा चल नहीं रहा था। इस वजह से इस वर्ष के अंदर जो है वह एकदम से खपत भी बढ़ी है, लोगों के द्वारा एकदम से वापस उद्योग के अंदर गए थे वो, जिसकी वजह से डिमांड जो है वह एकदम से बढ़ी। इस वजह से डिमांड की वजह से बढ़ने की वजह से जो खपत है वह भी यहाँ पर ज़्यादा देखी गई है, वृद्धि धनात्मक देखी गई है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आता है आपका आर्थिक समीक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप का। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है जैसे कि आप मान लो कि कोई बेरोजगार है और उसको किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है और वह अगर कोई नया धंधा खोलना चाहता है तो सरकार के द्वारा कुछ सहयोग राशि उसके अंदर अनुदान दिया जाता है और कुछ वह खुद जो है उसमें सहयोग देकर अगर कोई नया धंधा खोलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी एजुकेशन अपने आप में एक स्टार्टअप रहा है किसी समय, इस समय की बात नहीं कर रहे, किसी समय रहा था, यानी कि किसी नए धंधे को अचानक से खड़ा करना वह क्या कहलाता है? स्टार्टअप कहलाता है। तो स्टार्टअप के लिए स्पेशली सरकार ने यहाँ पर कुछ खास चीजें लिखी गई है कि जैसे कि पिछले 6 वर्षों में 6 वर्षों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जो सरकार है यानी कि वर्तमान समय की जो भाजपा सरकार है ये पिछले 6 वर्षों से ही जो है अपने जो है कार्यकाल में आई है, तो उस दौरान से पिछले 6 वर्षों के अंदर सरकार ने लिखा है कि उल्लेखनीय विकास देखा गया है किसके अंदर? स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि एक विशेष रूप से योजना भी लाई गई थी स्टार्टअप के लिए जो कि नए उद्योग धंधों स्थापित करने के लिए भी थी। इसी प्रकार से 2016-17 जब मोदी सरकार को 2-3 साल हुए थे आए हुए, उस समय 783 क्या थे आपके स्टार्टअप थे पूरे भारत के अंदर, जो कि 2021-22 वर्तमान वित्त वर्ष के अंदर लगभग 14,000 तक हो गए हैं। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी जो है वह एक प्रकार की वृद्धि देखी गई है। तो आपको यह इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना होगा कि स्टार्टअप जो है वह आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के लिए कितना बताया गया है, तो वह 14,000 बताए गए हैं। उसके बाद में यह सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टार्टअप के अंदर पूछा जा सकता है कि विश्व के अंदर स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, यानी कि कोई भी देश जैसे भारत है तो भारत के अंदर किसी स्टार्टअप को खड़ा करने में कितना अच्छा जो है वो वातावरण है, इसी प्रकार से जैसे चाइना है तो चाइना के अंदर कितना अच्छा वातावरण है, उस आधार पर एक रैंक जारी की जाती है जिसको कहा जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। किस देश के अंदर स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए कितना अच्छा इकोसिस्टम है उसकी जब बात करते हैं तो अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे नंबर पर भारत आता है। यह आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत यूएस और चाइना के बाद में 3rd पोजीशन पर आता है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर। अगला देखिए 2021 के अंदर 44 स्टार्टअप जो थे उनके द्वारा यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया गया है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को बोलते हैं जिसकी नेट वर्थ जो है वह $1 बिलियन की अगर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वालिटी एजुकेशन है, आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन भी यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे क्वालिटी एजुकेशन ऊंची बुलंदियों को छूता रहेगा और जैसे जैसे जो मार्केट प्राइस है वह $1 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद में यह एक स्टार्टअप ना रहकर एक यूनिकॉर्न कहलाने लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा गया है कि 2021 के अंदर जो है वह 44 स्टार्टअप ऐसे थे जो कि यूनिकॉर्न के अंदर यानी कि $1 बिलियन के अंदर पहुंच गए थे। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको पूछा जा सकता है अगर संख्यात्मक रूप से प्रश्न बनता है तो। अगला देखिए अब कुल जो है वह 83 संख्या जो है ये हो गई है इसकी, यानी कि ये इसके अंदर वृद्धि है। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं
कि 44 जो है वो 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करते हैं। और अब टोटल मिलाकर भारत के अंदर अगर यूनिकॉर्न की बात करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, तो वह हो गए हैं 83, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा किसमें है, सेवा क्षेत्र में है। क्वालिटी एजुकेशन जो है ये भी क्या है, ये एक सेवा क्षेत्र है, ध्यान रखना है। ये ना तो प्राथमिक क्षेत्र है ना द्वितीयक क्षेत्र है, ये तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है, जिसमें मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक प्रकार की क्या दे रहा हूं, आपको सेवा दे रहा हूं, सेवा आपको दे रहा हूं, तो वह सेवा क्षेत्र में माना जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वह क्या है, एक सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र का क्या है, स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप जो है ये वर्तमान में लगभग 83 हो चुके हैं। सरकार ने ये कहा है कि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी सारे लगभग 44 स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बने हैं। आने वाले टाइम में आप भी यूनिकॉर्न जरूर बनाएंगे क्वालिटी एजुकेशन को, ऐसी हम आशा करते हैं। अगला देखिए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू आते हैं इसमें। देखिए कृषि और संबंधित उत्पाद क्षेत्र, इसके अंदर कुछ निर्यात की या फिर इंपॉर्टेंट जो आपके आंकड़े हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से समुद्री, जैसे कि भारत से मछलियां जो है वो निर्यात होती है, या फिर वृक्ष उत्पादन, यहाँ से भारत से जो चीज़ें जाती है उनकी अगर बात करें तो उनके निर्यात में 2020-21 के अंदर 31 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, और जिसके अंदर 23.2% की वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यह आपको पूछा जा सकता है कि भारत से कृषि क्षेत्र में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि 2020-21 में देखी गई है, तो वह है आपकी कितनी, 23.2%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिए, अगला आता है 2024-25 तक, क्योंकि यह 2019-20 का जो बजट था उसके अंदर भी सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की भारत की जो जीडीपी है उसको बना देंगे। वर्तमान में भारत की जीडीपी जो है वो लगभग ढाई या फिर 3.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इसको 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। तो भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा के अंदर इसी के लिए लिखा है कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अगर जीडीपी भारत को बनाना है तो उसके लिए बुनियादी ढांचा, यानी कि जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, और वह करना पड़ेगा आपको 1.4 ट्रिलियन डॉलर। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का 2024-25 तक, उसके लिए 1.4 जो है आपका ट्रिलियन डॉलर का खर्च करना होगा, यह सरकार ने कहा है। लेकिन आगे इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि 2008 से लेकर 2017 तक इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर भी दिया है, और यह निवेश जो है आने वाले वित्त वर्ष के अंदर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का और करना होगा, जब जाकर यह लक्ष्य प्राप्त होगा। और भारत अगर 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाता है तो अंडर 5 जो है वह वैसे भी आ जाएगा। तो यह भारत का लक्ष्य है, इंपॉर्टेंट है। दो तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि 5 ट्रिलियन डॉलर भारत की जीडीपी का लक्ष्य कब रखा गया है, 2024-25 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है उसको प्राप्त करने के लिए कितना खर्च करना होगा, 1.4 ट्रिलियन डॉलर। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 2008 से 2017 तक जो है वह कितना इसमें निवेश किया गया है बुनियादी ढांचे पर, तो वह 1.1 ट्रिलियन डॉलर का किया गया है। अगला देखिए, भारत सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय का मतलब हो जाता है कि इस प्रकार का व्यय जो कि लॉन्ग टर्म तक भारत को जो है वह कुछ ना कुछ जो है वो देता रहे, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे कि आपने मान लो कोई प्लॉट अगर खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे हैं तो पैसों से पैसे नहीं बनते हैं। आपने पैसों से प्लॉट खरीदा और आने वाले वित्त वर्ष के अंदर उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई, तो वह कहलाता है पूंजीगत व्यय। क्योंकि किसी समय मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के अंदर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, तो वह प्लॉट आने वाले 2 वर्षों के अंदर 2 लाख का हो सकता है। तो वो जो 1 लाख है वह आपके लिए क्या है, वह आपके लिए लाभ है। तो इस प्रकार के व्यय को कहा जाता है पूंजीगत व्यय। तो सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय किया गया है बुनियादी ढांचों पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा, चूंकि ये 2020 से 2025 तक की बात हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार ने ऊर्जा के ऊपर खर्च किया है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा 2020 से 2025 तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय किस क्षेत्र में किया गया है या फिर किसके ऊपर किया गया है, तो आंसर होगा आपका ऊर्जा क्षेत्र में किया गया है, लगभग 24%। दूसरे नंबर पर सड़क को रखा गया है जो कि लगभग 19% है, और तीसरे नंबर पर शहरी क्षेत्र के विकास के लिए रखा गया है जो कि लगभग 16% है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय किसके ऊपर किया गया है, तो वह है आपका ऊर्जा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखिए, राजस्व प्राप्तियां। सरकार को जो प्राप्तियां होती है उसके अंदर राजस्व प्राप्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करती है, क्योंकि यह ऐसी प्राप्ति होती है जो सरकार को आगे आने वाले वित्त वर्ष के अंदर जो खर्च होता है उसके लिए यह सहयोग प्रदान करती है। देखिए, राजस्व प्राप्तियां जो होती है यह अप्रैल से नवंबर 2021 तक
इसके अंदर लगभग 67.2% का जो है परसेंटेज का वृद्धि हुई है। चूंकि यह आपको याद नहीं करना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, केंद्र सरकार का जो कर राजस्व है वह जीडीपी का 2021-22 के वित्त वर्ष की बात हो रही है, जीडीपी का 59.3% जो है वह आपका क्या है, केंद्र सरकार का कर राजस्व है। यानी कि कर के द्वारा, जैसे कि निगम कर हुआ या फिर आपके व्यक्तिगत कर भी लगाया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर आपके जीएसटी कर लगाया जाता है, इन सभी कर से प्राप्त होने वाला सरकार को जो राजस्व है उसके अंदर 2021-22 वित्त वर्ष में जीडीपी का वह कितना हो चुका है, वह लगभग 59.3% हो चुका है। यानी कि 100 रुपए की अगर भारत की जीडीपी है तो उसमें से लगभग 60% जो है वह, या फिर 60 रुपए जो है वह कर राजस्व से सरकार को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, जहां से सीधा क्वेश्चन पूछता है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजकोषीय घाटा। सिंपल सा ये समझ लो कि सरकार को जो घाटा लगा है वो राजकोषीय घाटा है, थोड़ी इसमें कोर इकोनॉमी आ जाती है। राजकोषीय घाटा आपको डायरेक्ट याद रखना है कि राजकोषीय घाटा 2020-21 के लिए, यानी कि इस वित्त वर्ष से जस्ट पिछले वाला वित्त वर्ष 2020-21 था, उसके अंदर राजकोषीय घाटा सरकार का 9.2% था, जिसका मुख्य रीजन जो था, मुख्य कारण जो था वह क्या था, मुख्य कारण था कोरोना। क्योंकि कोरोना के अंदर जो है वह आपके सारे के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सरकार को खुद के खजाने से खर्च करना पड़ गया, और ऐसी स्थिति में सरकार को खुद को घाटा लग रहा था और राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था 2020-21 के वित्त वर्ष में। वहीं 2021-22 के वित्त वर्ष में यह घटा है क्योंकि वापस उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, और 6.8% के ऊपर वर्तमान में क्या है आपका, जो आपका राजकोषीय घाटा है यह है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखने हैं। राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना है 9.2, और 2021-22 के लिए 6.8, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रमुख विषय आर्थिक समीक्षा के अंदर जो रहे हैं उनके ऊपर कुछ विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जैसे कि आर्थिक समीक्षा के अंदर मुख्य 4 स्तंभ बताए गए हैं। यहां से आपको क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है, अच्छे एग्जाम अगर बनते हैं तो उसके अंदर, कि कितने स्तंभ इस बार रखे गए हैं आर्थिक समीक्षा के, या फिर आर्थिक समीक्षा की थीम क्या थी जो पहले देख चुके अपन, कितने स्तंभ रखे गए हैं, 4 स्तंभ रखे गए हैं। और अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो पूछा जा सकता है कि जैसे कि पहला स्तंभ जो था वह क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो देखिए प्रमुख 4 स्तंभ के अंदर कोरोना काल के अंदर जो जरूरतमंद लोग थे उनको शॉर्ट टर्म सपोर्ट करना, यानी कि कोरोना काल के अंदर जो गरीब या फिर यूँ कह सकते हैं बेरोजगार हुए थे उनको कुछ समय के लिए, शॉर्ट का मतलब है छोटे समय के लिए, उनको सपोर्ट करना, उनको कुछ लोन देना, यह मुख्य रूप से सरकार का पहला स्तंभ था आर्थिक समीक्षा का। उसके बाद में दूसरा आता है मध्यावधि के लिए राजकोषीय स्थिरता का जो है वह ध्यान रखना। मध्यावधि का मतलब जब वित्त वर्ष के मिडिल जो टाइम था वह जब आता है उस समय राजकोषीय स्थिरता का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च की वजह से सरकार जो है उसको घाटा लगे। ये दूसरा इसका क्या था, स्तंभ था। तीसरा स्तंभ आता है कि संकट से आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए सप्लाई चेन जो है उससे जुड़े हुए सुधार करना। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि संकट से आपदा, जैसे कि कोरोना काल आया और भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि भारत के अंदर जो है वैक्सीन विदेशों से आना बंद हो गई, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से वैक्सीन की जो है डिमांड सबसे ज़्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया, उस संकट या फिर आपदा वाली परिस्थिति के अंदर अवसर ढूंढा, और अवसर ढूंढकर भारत की ही जो संस्थाएं थी उनके द्वारा ही कोरोना की वैक्सीन बनाई गई, और फिर उन कोरोना की वैक्सीन को भारत में तो प्रयोग किया ही गया लेकिन विदेशों में भी उसका क्या किया गया, निर्यात किया गया, और उस निर्यात से क्या हुआ, भारत को काफ़ी लाभ जो है वो मिला था। तो कहने का मतलब इसका सीधा सा यही है कि संकट या फिर आपदा के अंदर अवसर ढूंढना है और अवसर से अपने को लाभ कमाना है सप्लाई चेन के साथ जुड़कर। ठीक है, तो यह 3 मुख्य थे। और चौथा इसके अंदर जो था वह स्तंभ था प्रोसेसिव सुधार लाना है। प्रोसेसिव का मतलब लंबे समय तक जो है वह आपके लिए बेनिफिट रहे या फिर आपको लाभ दे, इस प्रकार के अपने को सुधार लेकर आने हैं। ये 4 स्तंभ थे, अच्छे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है अंदर से। बाकी 4 स्तंभ कितने थे ये याद रखना है, 4 थे। अगला देखिए, एक आता है विदेशी मुद्रा भंडार। ये इंपॉर्टेंट है, ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के पास में जैसे कि केवल जो रुपये हैं, रुपया जो अपना भारत का करेंसी है वह अमेरिका में हम जाके नहीं दे सकते, या फिर वह हम लोग फ्रांस में नहीं दे सकते, रशिया में नहीं दे सकते, इजराइल में नहीं दे सकते। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास में जो है वह विदेशी जो मुद्रा है, जैसे कि IMF के पास में 5 ऐसी जो है वह आपकी मुद्राएं हैं जो IMF के द्वारा स्वीकृत है। उन 5 मुद्रा
उसके अलावा जो आपका गोल्ड है वह भारत के पास में रखा होना चाहिए, वही कहलाता है बेसिकली विदेशी मुद्रा भंडार। उस विदेशी मुद्रा भंडार से जैसे कि वो 5 जो आपके मुद्राएं जो आईएमएफ ने फिक्स कर रखी है, उनसे व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है अन्य देशों के साथ में। तो भारत के पास में वो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी जब अपन बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वह चीन के पास में विदेशी मुद्रा भंडार है। दूसरे नंबर पर जापान आता है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पर भारत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामलों में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो चौथा स्थान है। दूसरी चीज, वर्तमान में भारत के अंदर रिकॉर्ड यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है, भारत के अंदर अब तक का रिकॉर्ड जो है वह फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह आया है और वह है 633.6 बिलियन डॉलर, जो कि अब तक का रिकॉर्ड क्या है आपका विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान के पास में बताने के लिए बता दूं लगभग 60 बिलियन डॉलर, आई थिंक 60 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो सोच लीजिए कि कहाँ पर वो खड़ा है, कहाँ पर हम हैं। 633.6 बिलियन डॉलर है भारत का वर्तमान में। उसके बाद में देखिए एक स्कीम लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा पिछले ही बजट में, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि कुछ विशेष उद्योग धंधे खोलने के लिए या फिर कुछ विशेष जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है भारत के अंदर, उनके अंदर जो है वह एक प्रकार से इंसेंटिव देने के लिए एक स्कीम लाई गई थी PLI। उसके लिए आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि इस बार 13 सेक्टर ऐसे होंगे जिनके ऊपर यह आपकी PLI स्कीम लागू की जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन और लिखी गई है आर्थिक समीक्षा में कि एयर इंडिया जो है वह एयर इंडिया जिसके प्लेन चलते हैं आप सभी को पता होगा, जिसका मालिक टाटा है। पहले ये भारत सरकार के पास में था, वापिस टाटा ने इसको खरीद लिया है। तो आर्थिक समीक्षा में ये लिखा गया है कि एयर इंडिया जो है उसको वापिस टाटा को सौंप दिया गया है 18,000 करोड़ रुपए के अंदर। अगला देखिए निर्यात, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र आएंगे दो, निर्यात और आयात, जहां से आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। निर्यात की जब बात करते हैं तो भारत के अंदर 2020-21 से 2021-22 के वित्त वर्ष में जो निर्यात में वृद्धि हुई है वह कितनी है, तो वह प्लस में है 16.5%। यानी कि भारत के अंदर कोरोना वाला जो 2020-21 था उससे जैसे ही इस वित्त वर्ष में आते हैं 2021-22 में, वहां पर निर्यात के अंदर वृद्धि हुई है लगभग 16.5% के। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली 5 प्रमुख वस्तुएं आपके सामने लिखी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको, वैसे तो ये 5 ही याद रखनी है, लेकिन यह जरूर याद रखना है कि भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली कौन सी वस्तु है, तो वह है पेट्रोलियम। भारत में आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम तो वैसे भारत तो आयात करता है, भारत निर्यात कैसे कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जब आप आयात में आएंगे तो वहां पर भी पेट्रोलियम आता है लेकिन कच्चा आता है, यानी कि भारत इराक हुआ, ईरान हुआ, सऊदी हुआ या फिर UAE हुआ, वहां से भारत कच्चा पेट्रोलियम जो है उसको आयात करता है, फिर उसको रिफाइन करता है और फिर वापस बेचता है। तो भारत सबसे ज्यादा आयात में भी पेट्रोल करता है लेकिन कच्चा वाला, और उसको रिफाइन कर सबसे ज्यादा निर्यात भी पेट्रोलियम का ही करता है। तो सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु भारत से कौन सी है, पेट्रोलियम है। उसके बाद में मोती है, जो मोती जवाहरात जो है ये भारत से काफ़ी होते हैं। कीमती पत्थर हुए, जैसे मकराना का मार्बल हुआ, इधर काफ़ी प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन हुआ, सैंड स्टोन हुआ राजस्थान के, ये मुख्य रूप से यहाँ से जो है जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि पन्ना हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ से जाते हैं। उसके बाद में लोहा इस्पात जो है यह भी भारत से निर्यात होता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आता है ड्रग का मतलब हो गया सीधा सा, यहाँ पर आप वैक्सीन को ले सकते हैं, जो इस समय कोरोना के काल के अंदर भी भारत के द्वारा जो है वह ड्रग यानी कि वैक्सीन वगैरह काफ़ी निर्यात की गई थी, वह चौथे नंबर पर आती है। और 5वें नंबर पर आता है सोना व आभूषण। ये मुख्य रूप से 5 वस्तु है जो भारत से निर्यात होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम होता है। अब भारत को किस किस देशों को निर्यात किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है वह अमेरिका को किया जाता है, USA को किया जाता है सबसे ज़्यादा निर्यात। दूसरे नंबर पर आता है आपका UAE, तीसरे नंबर पर आता है चीन, चौथे नंबर पर बांग्लादेश और 5वें नंबर पर हांगकांग आता है। देखिए चीन यहाँ पर तीसरे नंबर पर बैठा है। अभी देखना, निर्यात के समय तो चीन नीचे है और आयात के समय सबसे ऊपर चला जाता है चीन। इसी वजह से भारत जो है वो चीन के साथ में जो है मुख्य रूप से घाटे के अंदर ही रहता है। तो ये याद रखना है, निर्यात में वृद्धि 16.5, सबसे ज़्यादा निर्यात पेट्रोलियम, ये 5 याद रखना है। सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को, और ये 5 याद रखना है। अगला देखिए, अगला वापिस आयात की बात हो रही है। आयात के अंदर आयात में जो वृद्धि है, भारत के अंदर आयात में जो वृद्धि हुई है वह 2020-21 से 2021-22 में 29.4% की वृद्धि हुई है। देखिए निर्यात तो 16.5 बढ़ रहा है, लेकिन आयात भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ा अचानक से, जैसे ही कोरोना गया 29.4% हो गया। और भारत से आयात होने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें कच्चा तेल है सबसे ऊपर,
उसके बाद में सोना है, उसके बाद में पेट्रोलियम उत्पाद है, मोती है और कोयला है। ये मुख्य रूप से भारत के अंदर आयात होने वाली वस्तुएं हैं। इसके अलावा भारत से जो आपके आयात है सबसे ज़्यादा चीन से होता है। भारत जो है वहाँ से भारत को जो है आयात सबसे ज़्यादा चीन से होता है, यानी कि चीन निर्यात में तीसरे नंबर है, जहाँ भारत से मतलब निर्यात होता है, और भारत को वापस भेजने में सामान जो है वो पहले नंबर पर है। इस वजह से चीन के साथ में भारत जो है वो घाटे में रहता है। दूसरे नंबर पर यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद में आपके अमेरिका आता है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर सऊदी अरब, और पाँचवें नंबर पर इराक आता है। किसके अंदर? आयात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से भारत जो है वह आयात करता है, मुख्य रूप से सऊदी से और इराक से तो कच्चा तेल ही आयात करता है। अगला आता है कृषि क्षेत्र। देखिए कृषि क्षेत्र के अंदर जब अपन निर्यात की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली चीज़ कौन सी है, यह आपको याद रखनी है। समुद्री जो उत्पाद है मुख्य रूप से भारत से जो है वह जो आपके मछली वगैरह है, मत्स्य पालन भारत में काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, और समुद्री जो उत्पाद है यह भारत से कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तु है। इसके अलावा जो चावल, नॉर्मल चावल बासमती के अलावा वाले, वह होते हैं दूसरे नंबर पर। मसाले होते हैं भारत में तीसरे नंबर पर। शक्कर यानी जिसको चीनी कहते हैं वो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और पाँचवें नंबर पर होता है भैंस का मांस। भारत से निर्यात होने वाली कृषि क्षेत्र के अंदर पाँचवीं सबसे ज़्यादा निर्यातक वस्तु है भैंस का मांस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? समुद्री उत्पाद है। अगला देखिए, अगला आता है आपका एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी देश से, देखिए एक होता है एफडीआई, दो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ लीजिए। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। इसको तो बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तो बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और यह होता है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी, इनडायरेक्ट मतलब हो गया अप्रत्यक्ष, और इन्वेस्ट का मतलब निवेश। अगर भारत के अंदर फॉर एग्जांपल अमेरिका भारत के अंदर एफडीआई लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये खाली प्लॉट है और इस प्लॉट के ऊपर कुछ नहीं है और इस प्लॉट के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी है इतनी, फॉर एग्जांपल। अब अमेरिका भारत के अंदर अगर एफडीआई लेके आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह भारत के अंदर मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर या तो कोई नई बिल्डिंग खड़ी कर दे। यहां पर सीधा सा समझिए कि एफडीआई का मतलब है कि जैसे कि भारत के अंदर कोई नई बिल्डिंग बना दी अमेरिका ने, तो वह क्या कहलाएगी? एफडीआई कहलाएगी। कोई नया निर्माण कार्य है, सीधी सी इतना ध्यान रखिए। डायरेक्ट का मतलब जो सीधा हो और इंसानों को दिखे, जिसको अपन देख सके, वह होता है डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका भारत में आता है और एक जो है 8 लेन की आपकी सड़क बना देता है, एक्सप्रेस वे बना देता है, वो अपने को दिख रहा है, वह क्या है? वह एफडीआई है, विदेश प्रत्यक्ष निवेश है। जबकि अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे टाटा आपकी कंपनी है, टाटा के अंदर अमेरिका के थ्रू क्या किया गया है? टाटा के जो शेयर है उन शेयरों को खरीद लिया। फॉर एग्जांपल इसके 100 है, 100 में से 20 किसने खरीद लिए? अमेरिका ने खरीद लिए। तो भारत के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट तो आया, लेकिन वह डायरेक्ट रूप से नहीं है, जनता को पता ही नहीं चलेगा, वह इनडायरेक्ट रूप से जो कि किसी कंपनी के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो एफडीआई का मतलब डायरेक्ट होता है और एफआईआई का मतलब इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत जो है वह सबसे ज़्यादा सिंगापुर से प्राप्त करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत के अंदर निर्माण कार्य के लिए सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं? सिंगापुर से आते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा बिंदी के जैसा देश है भारत के सामने, लेकिन वहाँ से पैसे कैसे आते हैं? तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वह क्या है कि यहाँ से हवाला जो मनी है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, वह सारे के सारे यहीं से ही होकर आते हैं। तो यहाँ से भारत से जो ब्लैक मनी है वो सिंगापुर जाती है, वहाँ से वाइट होती है, फिर वापस भारत आती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अमेरिका जरूर हो सकता है, लेकिन मॉरिशस ये भी छोटा सा देश है, नीदरलैंड भी छोटा सा ही है, जापान भी इतना कोई बड़ा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त होती है? सिंगापुर से प्राप्त होती है। रीजन उसका कुछ भी हो, लेकिन सिंगापुर से। दूसरे नंबर अमेरिका, तीसरे नंबर पर मॉरिशस, चौथे पर नीदरलैंड और पांचवें पर आता है आपका जापान। अगला देखिए राजस्व प्राप्तियां। भारत को जो भारत सरकार को जो प्राप्त होने वाली प्राप्तियां है उसके अंदर कौन कौन से जो है वह चीजें शामिल होती है और कितनी कितनी है? तो राजस्व प्राप्तियों के अंदर यह मुख्य रूप से आपकी कर राजस्व कहलाता है।
क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर कर राजस्व ही पूछा जाएगा, बताने के उसमें पूरा अपन डिटेल में भी देख सकते थे, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वह अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर राजस्व जो है, यह कर राजस्व भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी से अभी भी मिल रहा है और लगभग 29% है। टोटल जो आपका कर राजस्व है उसका 29% क्या है, वह आपका जीएसटी है। दूसरे नंबर पर आता है निगम कर, जो कि उद्योग, जो आपके बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उन पे लगाया जाता है, वहां से 25% निगम कर मिलता है सरकार को। और आयकर, जो आपका इनकम टैक्स लगता है व्यक्तिगत हिसाब से, जिसको प्रत्यक्ष जो है वह आपका टैक्स भी होता है ये, तो 25% ये है। तो सबसे ज्यादा अभी भी कर राजस्व के अंदर जीएसटी है, फिर निगम कर और फिर आयकर है। ये राजस्व प्राप्तियां है भारत सरकार की। अगली दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, एक आती है आपके सीपीआई और एक आती है डब्ल्यूपीआई। इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जैसे कि मान लो यह एक बड़ा गोदाम है या फिर ये एक बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई है। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल मिर्ची जो है वह 10 रुपये किलो में मिल रही है, और इस छोटी दुकान पर आप देख लेना भले जाकर, छोटी दुकान पर मान लो कि ये 20 रुपये किलो आपको मिर्ची मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है यह महंगी दे रहा है। महंगी क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उपभोक्ता जा रहा है। तो उपभोक्ता के आधार पर जो मूल्य तय हुआ है वह कहलाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और जो थोक के आधार पर जो है वह तय होता है उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, वोल प्राइस इंडेक्स या फिर थोक मूल्य सूचकांक। इस बार जो है वह 2020-21 के अंदर सीपीआई जो था यह 6.6% था, जो कि इस बार 2021-22 के अंदर 5.2% हो गया। ये जितना कम रहता है इसका मतलब होता है महंगाई उतनी भी कम होती है, यानी कि सीपीआई जितना कम है उतनी ही महंगाई कम होती है। तो महंगाई 2020-21 से 2021-22 में कम हुई है, इसका मतलब यह है। ये याद रख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है 2021-22 के लिए सीपीआई 5.2%। डब्ल्यूपीआई जो है ये 12.5% है 2021-22 के लिए, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा में ही एक वन से रिलेटेड एक चीज लिखी गई है, वन क्षेत्र। और भारत के अंदर जो वन क्षेत्र है उसके बारे में आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि भारत जो है वह 10वें नंबर पर आता है विश्व में। विश्व में 10वें नंबर पर भारत आता है वन क्षेत्र के हिसाब से, 10वें नंबर पर। और 2010 से 2020 तक वनों के अंदर जो वृद्धि हुई है सभी देशों को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 1, 2 और 3 नंबर पर भारत रहा है। यानी कि वनों के वृद्धि के अंदर भारत जो है वो विश्व में 2010 से 2020 में तीसरे नंबर रहा है। ऑल ओवर वनों के अंदर भारत विश्व में 10वें नंबर पर आता है। उसके बाद में देखिए, विश्व का 2% जो है वह वन भारत के अंदर है। 2% जो है वह कहाँ पर है? भारत में है। 2020 का आंकड़ा यह कहता है। उसके बाद में देखिए, भारत सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा में स्पेशली लिखा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज का मतलब जो आपके डिस्पोजल वगैरह होते हैं वह सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद फेंकना होता है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 में खत्म करने के लिए, ये याद रखना है, ये लक्ष्य है भारत सरकार का। सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2022 से। उसके लिए सरकार के द्वारा एक नियम लाया जाता है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021। यह भी सरकार ने इसमें बताया गया है। बाकी आप लोग ये वन क्षेत्र का जरूर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है सड़क निर्माण के संदर्भ में। सरकार ने बताया है कि भारत के अंदर जो है वह इस वित्त वर्ष में यानी कि 2021-22 के अंदर 28 किलोमीटर सड़क जो है वह प्रतिदिन के हिसाब से बना करती थी। कब? 2020-21 में। ये 2020-21 है और ये 2021-22 है। यानी कि पिछला वाला जो वित्त वर्ष था 2020-21 उसमें 28 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। वही सड़क इस वित्त वर्ष 2021-22 में 36.5% किलोमीटर जो है 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है। यानी कि 30.4% की सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि वर्तमान वित्त वर्ष में सड़क निर्माण जो है वह किस स्तर पर है, तो 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है और वृद्धि कितनी हुई है? तो 30.4% की हुई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वाला जो है वह इस बार जारी किया गया है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें काफी दी गई है, बहुत बड़ा आर्थिक समीक्षा आता है, लेकिन उसमें से भी खास चीजें चुनकर निकालना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वह जो है वो काफी टेढ़ा काम है, तो वो मैंने किया है। तो इसमें से केवल एक ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में, कि जो TFR इसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर। एक जो महिला है वह अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है वह कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर। तो यह 2015-16 के अंदर 2.2 था,
अब ऐसे तो नहीं है कि 2.2 बच्चे पैदा करेगी, कहने का मतलब औसतन निकाला जाता था, वह औसतन एक महिला 2.2% बच्चे पैदा करती थी 2015-16 में। उसके अंदर इस बार कमी आई है -0.2% की, और यह कमी 2019 से लेकर 2021 तक 2 तक आ गई है, और यही एकदम इसमें परफेक्ट आंकड़ा बताया जाता है। वैसे परफेक्ट आंकड़ा तो 1.5 या फिर 2 एकदम सही रहता है। 2 जो है यह इस बार जो है वर्तमान में आया है, यानी कि इस बार जो है आप सभी को पता भी होगा कि यूपी सरकार के द्वारा भी इस टीएफआर को कंट्रोल करने के लिए भी नीति लाई गई थी कि इसको हम लोग कम करेंगे, और सरकार ने इस बार इसमें बताया कि केंद्र के अंदर जो है केंद्र सरकार उसके द्वारा बताया गया कि 2.2 से 2 हो गई है। इसके बाद में देखिए यह वापस अभी तक जो पड़ा है वह पूरी आर्थिक समीक्षा आपको ये पीआईबी के द्वारा जारी की गई है, जो सरकारी ही एक प्रकार से मान सकते हो आप, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और इसके अंदर सारी की सारी जो अभी तक पड़ा है वो सारा का सारा एक साथ डिटेल में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की थी जीडीपी वृद्धि दर की। जीडीपी वृद्धि दर की अपन ने बात की तो जीडीपी वृद्धि दर जो है ये पिछले वाले वर्ष में 9.2% था, और यह आने वाले वित्त वर्ष के अंदर जो है वह 8 से लेकर 8.5% तक रह सकता है। यह अपन ने इसके अंदर चर्चा की थी। और ये देखिए 2020-21 के अंदर जो है यह माइनस में रहा था, -7.3 कोरोना की वजह से। उसके बाद में राजकोषीय घाटा, इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी कि राजकोषीय घाटा पिछले वाले वित्त वर्ष में 9.2% था, जो कि आने वाले वित्त वर्ष में 6.8% जो है हो जाएगा राजकोषीय घाटा। उसके बाद में आता है मुद्रास्फीति। इसके ऊपर आपको चर्चा नहीं करनी है, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह जो है जैसे ये अप्रैल से दिसंबर की है, ये हर 3-3, 4-4 महीने में, 6 महीने में चेंज होती जाती है, वहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर देखिए विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो यह 2021-22 के आंकड़े से 31 दिसंबर 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर जो है ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा था, यह इसके अंदर लिखा गया है। इसी प्रकार से कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, और प्राथमिक क्षेत्र 2020-21 में 3.6% की धनात्मक वृद्धि दर के साथ में था। वैसे की वैसे ही इस बार जो ये वर्ष वित्त वर्ष है 2021-22, इसमें 3.9% वृद्धि दर रहने का अनुमान है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष के अंदर जो है ये माइनस में रही थी, -7% के आसपास, और आने वाले वित्त वर्ष के अंदर ये है एकदम से उछाल पर आई है, और 2021-22 में 11.8% की औद्योगिक वृद्धि दर देखने को मिलेगी, यह अनुमान रखा गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद में सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र है, इसमें भी 2020-21 के अंदर जो है -8.4% की ऋणात्मक वृद्धि दर थी, जो कि 2021-22 के अंदर 8.2% की धनात्मक वृद्धि दर का अनुमान रखा गया है। तो यह पूरा का पूरा जो अभी तक पड़ा है वह एक चार्ट के थ्रू है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS और क्वालिटी एजुकेशन जो एग्जाम के नाम से, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां पर और देख लेना इसको। बाकी सारा का सारा जो अभी तक पड़ा है वह इसमें एक चार्ट के फॉर्म में आ गया है। उसके बाद देखिए राजकोषीय घाटा, क्योंकि यहां पर भी दे रखा था, बाकी इधर भी दे रखा है स्पेशली। राजकोषीय घाटा जो है ये 2020-21 के अंदर 9.2% था, जो कि 2021-22 के अंदर 6.8% हो रहा है। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पीछे नहीं था, ध्यान रखना है। जो उत्पादन है, उत्पादन मुख्य रूप से खाद्यान्न की बात हो रही है, पर लिखा हुआ भी खाद्यान्न उत्पादन, यहां से क्वेश्चन बनता है अक्सर। भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि 2020-21 के अंदर जो है खाद्यान्न उत्पादन है वह 308.6 जो है मिलियन मेट्रिक टन, यहां पे लिखा हुआ होगा वैसे तो ये रहा मिलियन टन के अंदर है, ये 308.6 मिलियन टन के अंदर जो है यह 2021-22 के लिए उत्पादन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपके लिए। तो कृषि के अंदर खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन याद रखना है, और ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। उसके बाद देखिए वापस विदेशी मुद्रा भंडार का यहाँ पर और बताया गया डिटेल में, 2021-22 के अंदर 633.6 बिलियन डॉलर के जो है यह आपका विदेशी मुद्रा भंडार है भारत सरकार का। इसी प्रकार से इसके अंदर वो वापस आर्थिक अर्थव्यवस्था वाली स्थिति बताई गई है, जिसमें देखिए 2022-23 यानी कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है, अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, वह 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान रखा गया है इसके अंदर 2022-23 के लिए। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जो मैंने पीछे देखे थे अपन ने, जैसे कि विश्व बैंक है, उसके द्वारा 8.7% का अनुमान रखा गया है।
इसी प्रकार से एडीबी जो एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा 7.5% का रखा गया है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा जारी की जाती है एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आती है बेसिकली उसके द्वारा 9% का अनुमान रखा गया है। जो IMF जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अनुसार जो है वो 9% है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर खास खास जो चीज़ें हैं वह आपके केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2021-22 की थी, उसके ऊपर अपन ने चर्चा की है। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपको केंद्रीय बजट 2022-23 का मिलने वाला है, जिससे भी आपको काफ़ी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। इकोनॉमिक्स रिव्यू भी अच्छा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बजट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो आर्थिक समीक्षा जारी की जाएगी उसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, और जो बजट जारी होगा उसको भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।